हाय एवरीवन, आज के वीडियो में देखेंगे फाइन आर्ट्स जो बीपीएससी टीआरई 2 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफिशियल आंसर के साथ और आपको व्याख्या सहित आपको बताया जाएगा, जिससे आप बेटर तैयारी कर सकते हो बीपीएससी टीआरई 4 स्टेट 2024 के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप बीपीएससी 4.0 या स्टेट सेकेंड फेज 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग के लिए बीपीएससी टीआरई जैसे कि टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, साथ में आपको 15 प्रैक्टिस सेट जिसे आप अटेम्प्ट करके अपने स्कोर को देख सकते हो कि आपकी तैयारी कितनी हुई है और आप कैसे और ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो। साथ में आपको टॉपिक वाइज थ्योरी दिया जा रहा है जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ 300 में। साथ में आपको गाइड भी किया जाएगा कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है। कोई भी डाउट होता है आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉल मैसेज कर सकते हो। अगर आप इंटरेस्टेड हो अपने फ्यूचर अपने नौकरी को लेकर तो आज ही इस नंबर पे व्हाट्सएप करके इस कंप्लीट नोट्स को आप ले सकते हो सिर्फ 300 में, जो अभी तक बहुत सारे बच्चे डेली ले रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हम जो बीपीएससी टीआरई 2 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, इसमें हम लैंग्वेज पेपर और जीके जीएस को स्किप करते हैं। जो हमारा मेन सब्जेक्ट है फाइन आर्ट्स, उस क्वेश्चन को हम कंप्लीट करने वाले हैं आज की वीडियो में काफ़ी डिटेल के साथ। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से मुझे आंसर बताइए। किस मुगल चित्रकार ने रामायण महाकाव्य का चित्रण किया था? पहला ऑप्शन है साहिबदीन, भवानी दास, गोवर्धन, एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 71 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साहिबदीन। याद रखिएगा, साहिबदीन मुगल चित्रकार ने रामायण महाकाव्य का चित्रण किया था। ये जो आपको नोट यहाँ पर दिया गया इसे आप ध्यान से देखना कि बिहार आयोग ने इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ये सही माना है, जो कि इसमें राइट आंसर ई होना चाहिए था। लेकिन आपको पता होगा जो भी हम आंसर टिक आउट करें वो मायने नहीं रखता। जो आपका बीपीएससी आयोग जो आपका राइट आंसर मानेगा उसे आपको ऑफिशियल आंसर लेकर चलना है, क्योंकि साहिबदीन ने रामायण महाकाव्य पर चित्रण नहीं किया था। जो मैं आपको थ्योरी देने वाला हूँ उस थ्योरी में आप पढ़ोगे कि महाकाव्य का साहिबदीन ने रामायण का चित्रण नहीं किया था। लेकिन बीपीएससी आयोग ने इसका राइट आंसर ऑप्शन ए माना था, इसे आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अगर मुगल कला से इतिहास की चित्रकला और चित्रांकन की याद आती है तो राजस्थानी और पहाड़ी कलाकारों को आज भी याद किया जाता है। याद क्यों किया जाता है? विदेशी पेंटिंग के लिए, हास्य पेंटिंग के लिए, गीतात्मक पेंटिंग के लिए, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप मुझे बताओ क्वेश्चन 72 का राइट आंसर क्या होगा। जो भी आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ सारे आंसर ऑफिशियल आंसर होंगे, उसे आप नोट डाउन जरूर कर लेना। इन केस अगर फ्यूचर में आपके बीपीएससी टीआरई 4 स्टेट में सेम क्वेश्चन पूछा जाता है तो जो अभी आपको ऑफिशियल आंसर बताए जा रहे हैं उसे ही आप लेकर चलना। ठीक, क्योंकि ऐसा हमेशा देखा गया है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं उससे 20 से 25 क्वेश्चन ओवरऑल आपको आने वाले पेपर में देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन 72 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर मुगल कला से इतिहास की चित्रकला और चित्रांकन की याद आती है तो राजस्थान और पहाड़ी कलाकारों को आज भी गीतात्मक पेंटिंग के लिए याद किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल कलाकार ने किशनगढ़ स्कूल की स्थापना की है? तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आपको पता होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, भवानी दास ने। याद रखिएगा कि भवानी दास ने मुगल कलाकार से किशनगढ़ स्कूल की स्थापना की थी। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। किस प्रसिद्ध पात्र ने उनकी पहचान निहाल चंद की पेंटिंग की नायिका से की थी? पहला ऑप्शन है राधा, बनी ठनी, रागनी, एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। यहाँ आप जाकर पढ़ भी सकते हो। बनी ठनी प्रसिद्ध पात्र ने उनकी पहचान निहाल चंद की पेंटिंग की नायिका से की थी, जो कि नागीर दास की कविताओं के आधार बनाकर बनी ठनी, जिसे आप राधा के नाम से जानते हो, उनके सौंदर्य का चित्रित करने का श्रेय
मोर ध्वज निहाल चंद्र को जाता है। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में नाथ द्वारा के मंदिरों में छवियों के पीछे लटकने वाली कपड़ों की पेंटिंग को क्या कहा जाता है? ये सवाल ऑलरेडी आपको राजस्थान में पेपर में देखने को मिला भी था और सेम क्वेश्चन आपको बीपीएससी में पूछा गया है। तो याद रखिएगा, राजस्थान में नाथ द्वारा मंदिरों की छवियों के पीछे लटकने वाले कपड़ों को पेंटिंग को पिछवाई कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ई हो जाएगा। सटंग का अंतिम सिद्धांत जो रंगों के अनुप्रयोग और उचित स्वभाव को संदर्भित करता है उसे हम क्या कहते हैं? याद रखिएगा, उसे हम वार्णिका भंगम के नाम से जानते हैं। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 77 आपको बताना है कि किस प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार ने रहस्यमय भारतीय जंगलों को अपनी बचपन की यादें व्यक्त की और परिदृश्य चित्र बनाए? पहला ऑप्शन है एम एफ हुसैन, जी आर संतोष, एस एच राजा, एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एस एच राजा, जो कि प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार ने रहस्यमय भारतीय जंगलों की अपनी बचपन की यादें व्यक्त और परिदृश्य के लिए चित्र बनाए थे। अगला क्वेश्चन काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताना कि 1990 में एस एच राजा किससे प्रेरित होकर पेंटिंग के नए विचार की ओर बढ़े थे? तो आपके पास चार ऑप्शन है जो कि आपको पढ़ के बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राचीन भारतीय उपनिषद दर्शन और तांत्रिका पंथ। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि एस एच राजा का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा, 1922 में इनका जन्म होता है। कहाँ पर? तो मध्य प्रदेश के दामोह कास्बे के अंदर इनका जन्म हुआ था। इस पॉइंट को भी आप याद जरूर रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पे। आपको बताना है कि महिला चित्रकार अपर्णा कौर ने अपने शुरुआती दिनों में महिलाओं द्वारा बनाई गई कौन सी प्रसिद्ध लोक पेंटिंग्स को लेकर उनके रूपकानों को सीधे कैनवास में उतारा गया था? तो पहला ऑप्शन है बनी ठनी, पिछवाई, मधुबनी, एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मधुबनी। कौन सा भारतीय सम्राट भारत में बौद्ध कला का प्रमुख संरक्षक माना जाता है? इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टेक आउट करना। हर बार ये सवाल आपके पेपर में पूछा जाता है और मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं। याद रखिएगा, उनका नाम है सम्राट अशोक, भारतीय सम्राट, जो कि 304 ईस्वी से लेकर 232 ईस्वी तक भारतीय उपमहाद्वीप के मगध के तीसरे सम्राट माने जाते हैं, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी, सम्राट अशोक। अगला क्वेश्चन है, भारत में बौद्ध काल में कौन से तीन प्रमुख प्रकारों की वास्तुकला पाई गई थी? ये भी सवाल काफी बेहतरीन है। तो आपको बताना है कि तीन प्रमुख वास्तुकला कौन कौन सी पाई गई थी। तो जल्दी से ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए क्वेश्चन 81 का राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तीन वास्तुकला स्तूप, विहार और चैत्य थे। इसे आप रट्टा जरूर मार लेना, अगले पेपर में फिर से आपको पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 82 आपको बताना है कि निम्नलिखित में बेजोड़ का चयन कीजिए। मतलब इन चार पांच जो ऑप्शन है इनमें से पांच ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन और है, आपको ये चयन करना है। तो पहला ऑप्शन है उत्कीर्ण नक्काशी डिजाइनिंग, एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डिजाइनिंग जो है बाकी अदर ऑप्शन से ऑड है, मतलब डिफरेंट है। दशहरे के दौरान रावण के पुतले की डैश कलात्मक अभिव्यक्ति का एक लोकप्रिय रूप माना जाता है? पेंटिंग का, स्थापना कला का, प्रिंट मेकिंग, उपरोक्त में से एक या एक में से कोई नहीं। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, उम्मीद है इसमें
किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा, जो दशहरे के टाइम जो आने वाला पर्व स्टार्ट होने वाला है, उसमें जो रावण का पुतला बनता है, वो स्थापना कला उसे इंस्टॉल किया जाता है, ना कि उसे पेंटिंग किया जाता है, ना उसको प्रिंट निकाला जाता है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न दृष्टिकोणों जैसे कि उपकरण, सामग्री, रूप, आकार, अनुपात, सकारात्मक, नकारात्मक, सेटिंग और अभिव्यक्ति से अध्ययन करना क्या कहलाता है? क्या उसे हम भित्तिचित्र कहते हैं, पेंटिंग कहते हैं, मूर्तिकला कहते हैं, या एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। क्योंकि जैसे कि बहुत सारे उपकरण होते हैं, जैसे कि सामग्री, रूप, आकार, अनुपात, सकारात्मक, नकारात्मक, ये सब अभिव्यक्ति के अध्ययन करना सबके अंदर आते हैं। जैसे कि मूर्तिकला के अंदर भी आ गया, पेंटिंग के भी अंदर आ गया, और विचित्र के अंदर भी आता है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा वन ऑफ द अबव। इसे आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, ध्यान से क्वेश्चन को रीड करना। सूचीबद्ध दृश्य कलाकारों में एक प्रिंट मेकर, उसका पता लगाइए। पहला ऑप्शन है सांको चौधरी, धनराज भगत, ज्योति भट्ट, एक सदीक, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो याद रखिएगा, एक काफ़ी फेमस प्रिंट मेकर थे जिनका नाम था ज्योति भट्ट, जिनका जन्म 1934 में होता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ज्योति भट्ट का जन्म 1934 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो गुजरात में। गुजरात में कहाँ? तो भावनगर, आपने नाम सुना होगा भावनगर का, जो गुजरात में आपको देखने को मिलता है, जो एक काफ़ी फेमस प्रिंट मेकिंग के अलावा एक चित्रकला और फोटोग्राफी में भी काफ़ी ज़्यादा इन्होंने नाम कमाया हुआ है। तो नाम याद रखिएगा, ज्योति भट्ट। आपके आने वाले पेपर में फिर से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 86 आपको बताना है कि भारत की कौन सी आर्ट गैलरी आधुनिक भारतीय कला के महत्वपूर्ण कार्य को संग्रह और रख रखाव के लिए समर्पित माना जाता है? तो आपके पास इन बेहतरीन 5 ऑप्शन है, नाम पढ़िए। पहला ऑप्शन है ललित कला एकेडमी गैलरी, अखिल भारतीय ललित कला और शिल्प गैलरी, राष्ट्रीय आधुनिक कला गैलरी, या एक से अधिक, या एक में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि भारत में कुषाण काल के दौरान कलात्मक गतिविधि का कौन सा केंद्र महत्वपूर्ण माना जाता है? मथुरा, सांची, गंधार, एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा कि भारत में कुषाण काल के दौरान कलात्मक गतिविधि के लिए मथुरा और गंधार दोनों ही केंद्र महत्वपूर्ण माने जाते हैं। कुषाण काल में गंधार के समान ही उत्तरी भारत में मथुरा भी मूर्तिकला का एक बहुत बड़ा केंद्र माना जाता है, जहाँ पर मूर्तिकारों ने बड़ी संख्या में मूर्तियां बनाई। इसी कारण कुषाण युग शिल्प में कर्म और प्रतिमा निर्माण के लिए मथुरा की ख्याति दूर दूर तक हो गई थी। याद रखिएगा, सिर्फ आपको क्वेश्चन और आंसर याद नहीं रखने, जो भी आपको पॉइंट दिए गए अगर आप इसे डिटेल में पढ़ते हो, समझते हो, तो आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछ ले इससे रिलेटेड, आप आसानी से बता पाओगे। सिर्फ क्वेश्चन आंसर याद करोगे तो सिर्फ स्टेट क्वालिफाई करोगे, अगर डिटेल में पढ़ोगे तो आप आसानी से बीपीएससी क्वालिफाई करोगे। तो स्टेट क्वालिफाई करने से नौकरी नहीं मिलती है, सिर्फ आपका क्वालिफाइंग मार्क्स होता है। इसलिए आप डिटेल में पढ़ो और बीपीएससी क्वालिफाई करके आप बिहार में टीचर बनो। प्लीज़, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर आप जरूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करेगा आप लोगों के लिए डेली और बेहतरीन क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट लाने के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर आप जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 88 आपको बताना है कि प्राचीन भारतीय कला में शासन कला का सही क्रम चुनिए। तो आपके पास 5 ऑप्शन है, सही क्रम आपको चुनना है प्राचीन भारतीय काल का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी होगा। सबसे पहले मौर्य, शुंग, कुषाण और गुप्त। ये आपने क्लास 6 से लेकर हिस्ट्री में पढ़ा होगा, जो कि काफी आसान क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन आपको मैच करना है, ठीक है? सूची 1 और सूची 2 आपको दी गई है। हिंदी में आप देखते हैं, इंग्लिश में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है सबको। तो आपको बताना है कि राष्ट्रीय प्रदर्शन कला, जिसे आप NCPA कहते हैं, वो कहाँ पर आपको देखने को मिलता है?
दूसरा ऑप्शन है गरी वर्कशॉप, हुसैन दोषी गुफा और कला भवन। तो आपको पता होगा जो कला भवन है वो आपको शांति निकेतन में देखने को मिलता है। ठीक है, तो कला भवन हो जाएगा शांति निकेतन। बात की जाए भारत भवन का, तो भारत भवन आपने नाम सुना होगा, जो कि आपको मुंबई में देखने को नहीं, भारत भवन आपके भोपाल में देखने को मिलता है। भोपाल कहाँ है? तो भोपाल आपका 5 नंबर पे है। गरीब वर्कशॉप कहाँ है? तो गरीब वर्कशॉप आपको दिल्ली के अंदर देखने को मिलता है। और हुसैन दोषी गुफा जो कि आपको अहमदाबाद में काफ़ी फेमस है। तो आपका एक बचा आपका NCPA, तो आपके पास एक ऑप्शन खाली बचते हैं मुंबई। ठीक है, तो ये आपका सही मिलान होगा, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ए का 3 होगा, इसे आप याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आप जो मैंने सही मिलान किया था उसका आप स्क्रीनशॉट जरूर रख लेना। बाकी यहाँ पर आपको दिया भी गया है, इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिससे आपके आने वाले पेपर में ये सवाल दोबारा पूछता भी है तो आप सही मिलान कर पाओ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पे। भारतीय सौंदर्य शास्त्र के निम्नलिखित रसों को आरंभिक से अंतिम तक कलानुकारिक रूप से व्यवस्थित कीजिए। मतलब इसको सही रूप में आपको व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो सब चलिए इसका सही रूप से इसको व्यवस्थित कर ही देते हैं। सबसे पहले आपका आएगा श्रृंगार रस, तो 1 नंबर आपका हो गया श्रृंगार रस। ठीक है, 2 नंबर पे आएगा हास्य रस, 3 नंबर पे आएगा करुण रस, 4th नंबर पे आएगा आपका रुद्र रस, और लास्ट में आएगा 5th पे आपका वीर रस। तो 2 1 3 मतलब पहले आएगा बी, ए और डी। ठीक है, तो BAD पहले ऑप्शन देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं। तो BAD, तो BAD आपका ऑप्शन सी में है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 91, जब रेखाएं किसी स्थान को घेरती हैं तो सृजन किसका करती हैं आपको बताना है। तो याद रखिएगा जो भी आपका क्रिएट होता है स्पेस में इनक्लोज के द्वारा, तो उसकी जो रेखाएं होती हैं वो एक शेप लेती हैं, किसी ना किसी का आकार लेती हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त अधिकांश मोहरें किस तकनीक के अंतर्गत प्राप्त हुई हैं। तो याद रखिएगा इंटो गिलियो तकनीक। ठीक है, इंटो गिलियो तकनीक के अंदर आपके जितने भी सिंधु सभ्यता से अधिकांश मोहरे प्राप्त हुए हैं वो सब आपके इंटो गिलियो के अंतर्गत प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। दृश्य कला के क्षेत्र में क्यूबिज्म एक महान कला आंदोलन है। उस कलाकार को चुनिए जिसने क्यूबिज्म का जनक कहा जाता है। तो याद रखिएगा उनका नाम था पिकासो और जॉर्ज बाक। ठीक है, पिकासो और जॉर्ज ब्रेक ने दोनों ने मिलकर इस कला का निर्माण किया था। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। एक सवाल और पूछा जाता है कि पिकासो का जन्म कब हुआ था। याद रखिएगा पिकासो का जन्म 1881 में हुआ था। और जॉन ब्रेक का जन्म कब हुआ था। तो जॉन ब्रेक का जन्म हुआ था 1882 में। कहाँ पर हुआ था। याद रखिएगा पेरिस के अंदर हुआ था। पेरिस के अंदर एक गांव है अर्जो तोई कर वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर क्या होगा। तो डी होगा, मोर देन वन ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है किसी भी कलात्मक डिजाइन को बार बार दोहराए जाने और उत्पन्न होने वाले अंतर संबंधों और स्पष्ट दिशात्मक गति को क्या कहा जाता है। तो चलिए पहला ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है मूवमेंट, रिदम, पैटर्न, मोर देन या नॉन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा सा क्वेश्चन फास्ट करते हैं क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी और बाकी है। अभी यहाँ से 55 क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा फास्ट करेंगे तभी जाकर सारे क्वेश्चन को एक ही वीडियो में कैप्चर कर सकते हैं। तो आप ज़्यादा डिटेल में ना जाकर सिर्फ मैं आपको आंसर बताते चलूँगा। बाकी आप अगर पेड नोट्स लेते हो तो आपको सारे डिटेल में आपको नोट्स मिल जाएंगे आपके एड्रेस पे, आपके व्हाट्सएप नंबर पे। तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर करके आज इस नोट्स को कंप्लीट नोट्स ले सकते हो। क्वेश्चन 95 है दृश्य कला में क्यूआरो रोस्कोरो शब्द एक महत्वपूर्ण शब्द है जिसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो याद रखिएगा इस शब्द का प्रयोग प्रकाश और छाया के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा।
सुल्तानगंज में पाया गया तांबे का बोध किस काल की जीवित धातु मूर्तिकला का एकमात्र बड़ा टुकड़ा है। ये सवाल काफी बेहतरीन है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुप्त काल। बिहार प्रांत में भागलपुर के निकट एक सुल्तानगंज है, जहाँ पर शंकर जी को काफी फेमस मंदिर भी है। तांबे का बोध गुप्त काल की जीवित धातु मूर्तिकला का एकमात्र बड़ा टुकड़ा मिला था, जो वर्तमान में बर्मिंघम कला दीर्घा लंदन के नाम में सुरक्षित है। ठीक है, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। भारतीय कला के 6 अंग निम्नलिखित में किस पहलू से संबंधित है? तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, मोर देन वन ऑफ द अबव। क्यों होगा? क्योंकि बीपीएससी आयोग ने इसका आंसर डी माना था। 6 अंक कौन कौन से हैं? तो आप यहाँ पर नाम देख सकते हो, इनका 6 अंक का नाम। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। जो बीपीएससी आयोग आपका राइट आंसर मानेगा, उसी आंसर को हम राइट आंसर लेकर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, रज्मनामा के लिए प्रमुख चित्रकला श्रृंखला 1582 में किस मुगल चित्रकार की देखरेख में शुरू की गई थी? याद रखिएगा, उनका नाम था अब्दुल कादिर बायोदनी ने किया था। ठीक है, जो कि आपको इस ऑप्शन में देखने को नहीं मिलेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। यहाँ पर जब आप पढ़ते हो, राजनामा के लिए प्रमुख चित्रकला श्रृंखला 1582 उपरोक्त एक से अधिक मुगल चित्रकार की देखरेख में शुरू की गई थी। महाभारत का फारसी अनुवाद रजनामा के अब्दुल कादिर बायोदनी द्वारा किया गया था। इस क्वेश्चन को आप याद जरूर रखिएगा। जहांगीर काल में सचित्र पांडुलिपियों ने 100 नेत लघुचित्र को अलंकृत एल्बम का स्थान लिया, जिसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है मुरकास। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, मुरकास। अविंद्रनाथ टैगोर ने किसके मार्गदर्शन में मुगल और राजपूत चित्रकला शैली का अध्ययन किया? एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एवी हैवल। ठीक है, वो नाम था एवी हैवल के अंतर्गत, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि दिल्ली शिल्प चक्र समूह की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखिएगा, वो टाइम था 25 मार्च 1949 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। सेवक राम किस शैली की चित्रकला का सुस्थापित कलाकार माने जाते हैं? कालीघाट, मेवाड़ शैली, पटना कलम, एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पटना कलम। चित्रकला, मूर्तिकला, कविता, संगीत, नृत्य और वास्तुकला जैसे रचनात्मक अभिव्यक्ति की कई किस्म की अवधारणा को क्या कहा जाता है? क्या उसे कला कहते हैं? तो बिल्कुल उसे कला कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, इसे आप जरूर याद रखना। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश अकादमिक परंपरा के तर्ज पर पेंटिंग, रेखाचित्र, जल, रंग और ओलियोग्राफ को एक बड़ा समूह किसने बनाया? पहला ऑप्शन है आनंद कुमार स्वामी ने, ईवी हैवल ने, राजा रवि वर्मा ने, एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। याद रखिएगा, वो नाम था राजा रवि वर्मा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, कौन सा मुगल सम्राट अलग अलग इतनी सारी मास्टर कलाकृतियों को खोजने का दावा करता है कि वो कलाकृतियों में प्रत्येक चित्रकार को स्टोक खोज सकता है? पहला ऑप्शन है सम्राट अकबर, जहांगीर, शाहजहां, एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सम्राट जहांगीर, जो कि एक चित्रकार, काफी फेमस चित्रकार भी था और उसके काफी दीवाने भी थे। क्वेश्चन नंबर 106 आपको बताना है कि मसुलीपट्टम आपने नाम सुना होगा। तो मसुलीपट्टम निम्नलिखित में किस पारंपरिक कला शैली का महान केंद्र माना जाता है? पहला ऑप्शन है कलमकारी, वारली, पिछवाई, एक से अधिक, या एक में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कलमकारी। किस मुगल चित्रकार को जो वरीयता से रंगकर्मी था, सम्राट द्वारा नादिर उज जमान की उपाधि दी गई थी? ये सवाल काफ़ी बेहतरीन है, याद रखिएगा।
अब्दुल हसन मुगल चित्रकार का एक रंगकर्मी माना जाता है जो कि जहांगीर द्वारा इसे नवाजा गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर के समय मुगल वास्तुकला की विशेषताओं में सबसे प्रमुख सजावट का काम कौन करता था? पहला ऑप्शन है मुरकाश, मुखरनाश, पियंटाड्यूरा, एक से अधिक या एक में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फोटोग्राफी के आविष्कारक किसे माना जाता है? एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपने जीके में पढ़ा होगा कि फोटोग्राफी का आविष्कारक डोग्यूरो को माना जाता है। उनका नाम, पूरा नाम क्या था? तो लुइस जैक्स मैंड डोग्यूरो, जिसका जन्म 1787 के अंतर्गत होता है और इसकी मृत्यु 1851 में हो जाती है, जो कि एक फ्रांसीसी कलाकार भी था और एक काफ़ी फेमस फोटोकार भी था, फोटोग्राफर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 16वीं शताब्दी में उत्खनन का सबसे बड़ा कलाकार किसे माना जाता है? थॉमस बेबी को, अल्ब्रेक्ट ड्यूर को, पीटर पॉल रूबेंस को, एक से अधिक या एक में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, विज्ञापन देने वाले संचार के विभिन्न पहलू को क्या कहा जाता है? तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आपको पता होगा, मीडिया। ठीक है, जो विज्ञापन देते हैं उससे कहा जाता है मीडिया। ऑप्शन नंबर ए। सभी प्रकार की मिट्टी के बर्तनों का मूल सामग्री क्या है? पीओपी, जिसे आप प्लास्टर ऑफ पेरिस फुल फॉर्म होता है, रेत, मिट्टी, एक से अधिक या एक में से कोई नहीं। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिट्टी। बादामी की गुफाओं में किस प्रकार की कलाएं पाई जाती हैं? तो याद रखिएगा, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे कला पाए जाते हैं जैसे कि चित्रकारी, वस्तु का सिफासा। ठीक है, 1924 में स्टेला क्रेमब्रेसी द्वारा इसे खोज की गई थी। नाम याद रखिएगा, बादामी गुफा की खोज 1924 ईस्वी में स्टेला क्रेमब्रिज के द्वारा की गई थी। ये आप आने वाले एग्जाम में सवाल देखने को मिल सकता है, इसलिए इसे आप याद रखिएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सीतन वासल की गुफा में पाए जाने वाले भित्ति चित्र किस शैली के भित्ति चित्र से मिलते जुलते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अजामी अजांता शैली से। ठीक है, ऑप्शन बी, अजांता शैली। प्रसिद्ध चित्रकार मोलाराम किस पहाड़ी चित्रकार शैली से संबंधित रखते हैं? पहला ऑप्शन है कांगड़ा शैली, गढ़वाल शैली, गुलेर, एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गढ़वाल शैली से। सफेद मिट्टी, जिसे काओलिन भी कहा जाता है, उसका उपयोग क्या बनाने में किया जाता है? आपके पास चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को देखिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चीनी मिट्टी के बर्तन। मिट्टी से बनी किस प्रकार की कलाकृति को अधिक तापमान पर अधिक कठोरता के लिए पकाया जाता है? तो इस सवाल काफ़ी आसान है, इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि मिट्टी से बनी उपरोक्त में से एक से अधिक प्रकार की कलाकृतियां अधिक तापमान पर अधिक कठोरता के लिए पकाए जाते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। पॉप कला, आपने नाम सुना होगा अगर आपने एनसीईआरटी 12 का चैप्टर नंबर 5 पढ़ा होगा। पॉप कला कहाँ का बहुत अधिक आविष्कार किया गया है? इटली में, यूएसए, यूके, एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूएसए। पॉप कला को यूएसए में बहुत अधिक एक्सेप्ट किया गया। पॉप कला एक कला आंदोलन माना जाता है जिसका आरंभ 20वीं सदी के मध्य इंग्लैंड में हुआ था, इसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है,
त्रिनाले कितने साल में आयोजित होने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय समकालीन कला प्रदर्शनी है? तो पहला ऑप्शन है 2 साल, 3 साल, 4 साल, 1 से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 3 साल। याद रखिएगा इसका आयोजन 1968 में किया गया था। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा, 1968 में इसका आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ी शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? पहला ऑप्शन है नैनसुख, गोवर्धन, विचित्रा या एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नैनसुख। पहाड़ी शैली का प्रमुख चित्रकार नैनसुख को माना जाता है। गुलेर कलम के आधुनिक चित्र पंडित सेव और उनके दो पुत्र मानुक और नैनसुख को बनाए गए थे। इस तरह से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कला का वो रूप जिसमें ऑप्टिकल भ्रम पैदा किए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? याद रखिएगा, उसे हम ऑप कला के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी। एक कला जिसमें लोक कला की कल्पना होती है, रूप और अभिव्यक्ति पर जोर दिया जाता है और अक्सर बच्चे जैसी दिखती है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम आदिम कला के नाम से जानते हैं। आदिम कला, जिसे आप प्रिमिटिव आर्ट के नाम से जानते हो। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 123, एक समतल सतह पर त्रिआयामी आकृतियों को स्थान का प्रतिनिधित्व करना कहलाता है। रचना, तत्व, परिप्रेक्ष्य, एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, परिप्रेक्ष्य। तांजवूर में बृहदेश्वर का महान मंदिर किसके शासनकाल में बनाया गया था? ये काफी फेमस मंदिर है, आपको पता होगा। इसकी स्थापना आपके चोल ने की थी। कब की थी? तो 1000 ईस्वी के करीब माना जाता है कि इसकी स्थापना आपके चोल ने की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, पहला भारतीय कला विद्यालय कहाँ पर शुरू किया गया था? इस क्वेश्चन को तो पहले आप रट्टा जरूर मार लेना। याद रखना कि पहली बार भारतीय कला शुरुआत मद्रास में हुई थी। कब हुई थी? तो 1850 में। किसके द्वारा की गई थी? तो डॉक्टर अलेक्जेंडर हंट। ठीक है, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मद्रास, 1855 50। अगला क्वेश्चन है, कतरा, जो कि मथुरा से प्राप्त बुद्ध की बैठी हुई प्रतिमा किस कला की है? सुंग, कुषाण, गुप्त, एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुषाण। भारतीय सौंदर्य शास्त्र का ध्वनि सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? पहला ऑप्शन है आनंदवर्धन, भरत मुनि, वाल्मीर, एक से अधिक या एक से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, आनंदवर्धन। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 128, कौन से दो नाम संबंधित है? मतलब आपके पास 5 जो ऑप्शन है, इनमें से 3 ऑप्शन में आपको नाम दिए गए, तो आपको बताना है कि 2 नाम किससे रिलेटेड है। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, मोर देन वन ऑफ द अबव। क्यों? क्योंकि 2 नाम संबंधित है। एक से अधिक विकल्प सही है, क्योंकि एम.एफ. हुसैन और माधुरी दीक्षित एक ही कला भवन और नंदलाल बोस संबंध स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। इसलिए इसका जो राइट आंसर बीपीएससी आयोग ने डी माना था। अगला क्वेश्चन है, आपको सीक्वेंस में चुनना है। आपके पास 5 ऑप्शन है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, जो राइट सीक्वेंस होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पट्टा पेंटिंग और उसके बाद पुनरुत्पादक और प्रगतिशील आमूर्त। क्वेश्चन नंबर 130, 1930 के दशक की ऑप आर्ट किसकी रचनावादी प्रथाओं से ली गई है? तो जस्ट मैंने आपको बताया था, जो 1930 के दशक में ऑप आर्ट बहुत स्कूल की रचनावादी प्रथाओं से ली गई थी, इसे याद रखिएगा। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 131, बुल फाइट श्रृंखला में पिकासो ने क्या प्रयोग किया था? तो पहला ऑप्शन है ऑस्वेट लिथोग्राफी, नरम जमीन, उभार नक्काशी, एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऑफसेट लिथोग्राफी का यूज किया था पिकासो ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा।
अगला क्वेश्चन है, मास्टर ऑफ कलर्स के नाम से विख्यात महान कलाकार का नाम सुनिए। तो उस महान कलाकार का नाम था हेनरी मोटिस। हेनरी मोटिस आपने नाम सुना होगा, जिसका जन्म 1869 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो फ्रांस में हुआ था। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। इनकी कुछ प्रसिद्ध कृतियां हैं, जैसे कि हरी पट्टी, जीवन का आनंद, लाल चित्रकला, ब्लूड न्यूड, इनकी फेमस कृतियां। इस पॉइंट को भी आप याद रख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, फाउंटेन दादवाद स्थापना कार्य किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा, ये कार्य आपके मार्शल ड्यूच चैम्प के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रभाववाद की कला किसके द्वारा गढ़ी गई थी? पहला ऑप्शन है लुई लेरॉय, रोजर फ्राई, चार्ल्स या एक सदी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक चट्टान कर्तन वास्तुकला का प्रभाव कहाँ पर पाया जाता है? तो याद रखिएगा, इसका प्रभाव आपको लोमस ऋषि गुफाओं में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, लोमस ऋषि कैफेस के अंदर। अगला क्वेश्चन है, लोथल और कालीबंगन दोनों कहाँ पर आपको देखने को मिलता है? गुजरात के अंदर, पूर्व मौर्यकालीन स्थल है, हड़प्पा स्थल, एक सदी या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये क्वेश्चन काफी बेहतरीन है। याद रखिएगा कि जो आपके लोथल, आपको पता होगा लोथल आपको हड़प्पा स्थल के करीब देखने को मिलता है। हड़प्पा और कालीबंगन दोनों जो है आपको लोथल में देखने को मिलता है। लोथल कहाँ है? तो गुजरात के अहमदाबाद में देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा। एक और सवाल पूछा जाता है कि लोथल का आविष्कार किसने किया था? तो याद रखिएगा, SR राव ने किया था। कब किया था? तो 1954 में किया था। SR राव 1954 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 137, उस प्रसिद्ध यूरोपीय चित्रकार का नाम बताइए जिसने महिला आकृतियों के हमेशा लंबी गर्दन का चित्रण किया था। तो उसका फेमस नाम था मोडी ग्लानियो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। कहाँ का रहने वाला था? तो ये आपका रहने वाले थे आपके इंग्लैंड के, जो कि फ्रांस में जाकर शिफ्ट हो गए थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, विलियम ब्लेक कला के किस चरण का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो चलिए पहले इसका ऑप्शन देख लेते हैं, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऑप्शन देखते रहिए। साथ में अभी तक जिन्होंने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर आप जरूर करना। अगर आप चाहते हो आपको डेली इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी हैं वो सारे कंप्लीट कराया जाए, और आपको प्रैक्टिस सेट जिससे आप बेटर तैयारी कर पाओ अपने एग्जाम के लिए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लेना। क्वेश्चन 138 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखना, 1757 से लेकर 1827 का एक अंग्रेजी कवि, चित्रकार और प्रिंट मेकर माने जाते हैं विलियम ब्लैक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। त्रिआयामिक कला को क्या कहा जाता है? तो काफी आसान क्वेश्चन है, आपको पता होगा। थ्री डायमेंशनल को, ठीक है, क्या कहा जाता है? तो उसको हम इस प्लास्टिक कला के अंदर भी होता है, मूर्ति कला निर्माण के अंदर भी होता है, और चित्रकात्मक कला के अंतर्गत भी थ्री डायमेंशनल आर्ट होते हैं। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। जलियांवाला बाग स्वतंत्रता का आगरा के प्रतीक का चित्रकार का नाम बताइए। तो काफी फेमस क्वेश्चन है, याद रखिएगा। उस चित्रकार का नाम था प्राणनाथ माघो। ठीक है, जिनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म 1923 में हुआ था रावलपिंडी में, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर आता है रावलपिंडी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 12वीं शताब्दी के मध्य किस कला ने धीरे धीरे रोमनस शैली का स्थान ले लिया? याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। 12वीं शताब्दी में ये सारे कांड हुए थे। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, गौथिक कैथेड्रल स्मारकों और कब्र को किसके उपयोग में सजाया जाता है? पहला ऑप्शन है विचित्र पेंटिंग, मूर्तियां, एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, मोर देन वन ऑफ द अबव। वेटिकन में सिस्टीन चैपल किस कलाकार द्वारा बनाई गई बेहतरीन कृति है?
तो आपके पास 5 ऑप्शन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में चित्रकला की एक अधिक नाटकीय और भावनात्मक शैली के रूप में किसे जाना जाता है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, व्यवहारवाद। व्यवहारवाद के जनक किसे माना जाता है? तो वाटसन को माना जाता है, इसे भी आप याद रखिएगा, जो कि एक फेमस मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 145, दादवाद ने एक अधिक शांत आंदोलन का रास्ता दिया जिसे डैश के नाम से भी जाना जाता है। तो उसे हम जानते हैं अतिवाद के नाम से, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। संयुक्त राज्य अमेरिका में अलेक्जेंडर कॉल्डर ने लटकती हुई संरचनाओं के साथ मूर्तिकला का एक नया रूप बनाया जिसे डैश कहा जाता है। उसे रिसाइकल कला कहते हैं, मोबाइल कला, कचरा कला, एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उसे हम कहते हैं मोबाइल कला, ऑप्शन नंबर बी, मोबाइल आर्ट, ठीक है, जो कि पहली बार 1931 में इसे बनाया गया था, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 147, आपको बताना है कि किस कलाकार ने अपने अवचेतन रचनात्मक आवेगों को व्यक्त करने के साधन के रूप में कैनवस पर पेन डालने या टपकाने का तकनीक का उपयोग किया था? तो उनका नाम था जैक्सन पोलॉक, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा, जैक्सन पोलॉक, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 148, वह तकनीक जिसमें डिजाइन को धातु के प्लेट पर खरोच लिया जाता है और फिर एसिड के साथ खा लिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? याद रखिएगा, उसे हम कहते हैं कार्विंग, मतलब नक्काशी। जो आपने देखा होगा, नक्काशी को पूरा खोसा जाता है, उसे निकाल निकाल कर पूरा उसका अलग डिजाइन बनाया जाता है, उसको नक्काशी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पिघली हुई धातु को एक साँचे में डालकर मूर्तियों को आकार देने की विधि क्या कहलाती है? इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। ये सवाल कई बार आपके पेपर में पूछा जा चुका है। इसका जो राइट आंसर बीपीएससी ने माना था, ऑप्शन डी माना था, क्योंकि पिछली हुई धातु एक साँचे में डालकर मूर्तियों को आकार देने का विधि जो होता है, उससे फ्लूइड्स कास्टिंग, लॉस्ट वैक्स कास्टिंग, ये सारे बहुत सारे होते हैं, कास्टिंग होते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, एक से अधिक। और आज का लास्ट क्वेश्चन और आपके बीपीएससी टीआरई 2 का लास्ट क्वेश्चन है। इससे पहले आपको वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर देना अगर अभी तक आपने वीडियो लाइक एंड शेयर नहीं किया है तो। क्वेश्चन 150 है, दर्शकों को ये सोचने पर मजबूर करने के लिए दर्शाया गया दृश्य वास्तविक है, परिप्रेक्ष्य और पूर्वाभास का उपयोग करने की विधि क्या कहलाती है? याद रखिएगा, उसे हम कहते हैं भ्रमवाद, उसे कहते हैं इल्यूजन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखो, ओवरऑल क्वेश्चन की बात की जाए तो क्वेश्चन का लेवल जो है वो आपका मॉडरेट टू हाई है। ऐसा नहीं कह सकते हो, क्वेश्चन काफ़ी आसान है और आसानी से आप नौकरी मिल जाएगी। नौकरी तब मिलेगी जब आप बेहतरीन प्रैक्टिस करोगे, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट डिटेल में पढ़ोगे, सिर्फ क्वेश्चन आंसर याद नहीं करोगे, तभी जाकर आपका पेपर क्लियर होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर आप जरूर करना। लेकिन अगर जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं इसका पेड नोट्स लेने के लिए, तो सिर्फ 300 में आपको बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विथ एक्सप्लेनेशन, साथ में स्टेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और साथ में आपको 15 प्रैक्टिस सेट, जिससे आप अटेम्प्ट करके अपनी तैयारी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। और साथ में आपको टॉपिक वाइज थ्योरी, क्योंकि आपके पास प्रॉपर टाइम है, थ्योरी को डिटेल में पढ़कर अपने प्रैक्टिस को और बेहतरीन कर सकते हो। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ 300 में, साथ में आपको प्रॉपर गाइड भी किया जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो लेने के लिए तो आप मुझे आज ही इस नंबर पर व्हाट्सएप करके इस कंप्लीट नोट्स को ले सकते हो, जो डेली बहुत सारे बच्चे ले रहे हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर और ज़रूर करना। तब तक मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।